सो टॉपिक है कि वाई डजेंट सी प्लस प्लस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल्स हैव अ डॉट एच एक्सटेंशन। सो बेसिकली सी प्लस प्लस में आपने कोई हेडर फाइल स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की कुछ हेडर फाइल्स इंक्लूड की रहेगी, तो आपने देखा रहेगा कि हम लोग डॉट एच नहीं लगाते। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने हमेशा कोड में देखा रहेगा कि हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम होता है। तो आपके दिमाग में कभी कभी आया रहेगा ना कि आईओ स्ट्रीम डॉट एच क्यों नहीं, मतलब जनरली हम लोग हेडर फाइल को डॉट एच पी पी एक्सटेंशन देते, तो आईओ स्ट्रीम डॉट एच क्या ये भी सेम होता है, मतलब ऐसा क्यों नहीं? सो इसके लिए एक स्टोरी समझना होगा, हिस्ट्री समझना होगा। तो आज का टॉपिक यही है कि सी प्लस प्लस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की जो हेडर फाइल्स है उसमें जनरली कोड में हम लोग डॉट एच एक्सटेंशन क्यों नहीं देखते, है ना? ठीक है, तो टॉपिक वही है, वाई डजेंट आईओ स्ट्रीम। एक पर्टिकुलर हेडर फाइल की बात हो रही है, लेकिन ये जनरली एप्लीकेबल टू सी प्लस प्लस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कौन सी भी हेडर फाइल्स है उसके लिए एप्लीकेबल है। तो क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, वाई डजेंट आईओ स्ट्रीम और एनी अदर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल्स हैव अ डॉट एच एक्सटेंशन इन सी प्लस प्लस। ये मैंने इसका जो आंसर बता रहा हूँ वो किधर से पढ़ा है, तो मैंने पढ़ा है learncpp.com से। तो मैंने पढ़ा है learncpp.com से, हेडर फाइल्स आर्टिकल का नाम है ना? तो थियरीज चालू करते हैं। पहली बात तो ये जानने की ज़रूरत है कि आईओ स्ट्रीम डॉट एच इज़ अ डिफरेंट हेडर फाइल देन आईओ स्ट्रीम। ठीक है, ठीक है। तो जनरली हेडर फाइल्स में डॉट एच या डॉट एच पी पी एक्सटेंशन होता है, या फिर बिना कोई एक्सटेंशन के होते हैं इन सी प्लस प्लस। और इसको एकदम क्लियर से समझने के लिए कि डॉट एच एक्सटेंशन क्यों नहीं लगाते, उसके लिए हम लोग को पहले हिस्ट्री जानना होगा। तो जब भी सी प्लस प्लस फर्स्ट टाइम क्रिएट की गई थी, तो उसमें जनरली जो हेडर फाइल्स का जो हम लोग यूज़ करते हैं डॉट एच लगा के, तो वैसे ही था जनरली। जब भी इनिशियली आई थी सी प्लस प्लस, द हेडर फाइल्स को डॉट एच सफिक्स था। तो अगर हम लोग उसका देखेंगे, जैसे इंट्रोड्यूस की गई थी तभी कैसा था, तो देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि जब भी इनिशियली सी प्लस प्लस इंट्रोड्यूस हुई थी, तो दो काइंड ऑफ हेडर फाइल्स थी। एक सी प्लस प्लस स्पेसिफिक थी और एक जो सी लैंग्वेज से कंपैटिबल बनाना था, तो सी कंपैटिबिलिटी के लिए कुछ हेडर फाइल्स थी। तो जो सी प्लस प्लस स्पेसिफिक हेडर फाइल्स थी, तो उसका जो नेमिंग कन्वेंशन का था कि वो जो नाम था डॉट एच। ठीक है, फॉर एग्जांपल आईओ स्ट्रीम डॉट एच एक हेडर फाइल का एग्जांपल दिया जो सी प्लस प्लस स्पेसिफिक थी, तो उसका नाम जो नेमिंग कन्वेंशन था वो आईओ स्ट्रीम डॉट एच था, मतलब कोई भी नेम डॉट एच था, है ना? और इसमें जो भी आइडेंटिफायर्स थे वो सब ग्लोबल नेम स्पेस में थे, है ना? कुछ हेडर फाइल सी कंपैटिबिलिटी के लिए थी, उसका भी नेमिंग कन्वेंशन यही था, नाम डॉट एच। मतलब देखोगे तो इनिशियली जब भी आई थी सी प्लस प्लस, तो उसका नेमिंग कन्वेंशन एकदम सिंपल था, डॉट एच था, भले वो सी प्लस प्लस स्पेसिफिक हो या सी कंपैटिबिलिटी के लिए हो। तो सी कंपैटिबिलिटी के एक हेडर फाइल का एग्जांपल है स्टैंडर्ड डेव डॉट एच। इसमें भी सब आइडेंटिफायर्स थे, वो सब ग्लोबल नेम स्पेस के अंदर थे, है ना? ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने समझा कि जब भी सी प्लस प्लस इंट्रोड्यूस की गई थी, तभी आईओ स्ट्रीम डॉट एच करके एक हेडर फाइल थी, आईओ स्ट्रीम डॉट एच करके एक हेडर फाइल थी, है ना? तो ओरिजिनल वर्जन ऑफ सी आउट एंड सी इन वेर डिक्लेयर्ड इन आईओ स्ट्रीम डॉट एच इन द ग्लोबल नेम स्पेस। तो ठीक है, और ग्लोबल नेम स्पेस में करके लाइफ अच्छी खासी चल रही थी, लोग इसको मान रहे थे, लोग इससे प्रोग्राम बना रहे थे, है ना? तो बट जब भी लैंग्वेज स्टैंडर्डाइज हुई, आईओसी से एनसी कमिटी ने आईएसओ एनसी कमिटी ने इसको स्टैंडर्डाइज किया, तो मालूम है हम लोगों ने वन डेफिनेशन रूल पढ़ा है पहले वीडियोस में, या फिर आपको पता रहेगा कि एक ही डेफिनेशन अलाउड है। तो क्या हो रहा था कि सब कुछ ग्लोबल नेम स्पेस में था इसमें, सी आउट सी इन। तो अगर कोई कोड लिखने वाला वो सेम नाम का कुछ चीज़ बना रहा है, तो नेम कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, है ना? तो आईएसओ एनसी कमिटी ने क्या बोला, दे डिसाइडेड टू मूव ऑल द नेम्स यूज्ड इन द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इनटू द स्टैंडर्ड नेम स्पेस। उन्होंने बोला ग्लोबल नेम स्पेस में मत डालो, क्योंकि नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट आएगी, दो डेफिनेशन मिलेंगे तो
इशू होगा, वह अकॉर्डिंग टू वन डेफिनेशन रूल। तो उन्होंने बोला कि सारे आइडेंटिफायर, सारे जो भी नेम्स है वो सबको स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में जो भी नेम्स है सबको एसटीडी नेम स्पेस के अंदर डालो, ना कि ग्लोबल नेम स्पेस में, क्योंकि नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड होगी और मतलब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर से, है ना। बट इसके कारण प्रॉब्लम आ गई, बिकॉज अभी तक जो भी कोड लिखा जा रहा था उसको उसमें उन लोग वो कोड को वापस से पूरा रीराइट करना पड़ता, है ना। अगर हम लोग सब कुछ स्टैंडर्ड नेम स्पेस के अंदर डाल देते हैं तो प्रॉब्लम ये होती कि जो भी ओल्ड कोड लिखे थे उस सबको पूरा चेंज करना पड़ता, लाइक एसटीडी नेम स्पेस के हिसाब से कोड लिखना पड़ता, ठीक है। बट तो फिर इसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इसका एक वे अराउंड निकाला। तो टू वर्क अराउंड विद दिस इशू, C++ इंट्रोड्यूस अ न्यू हेडर फाइल्स दैट लैक द .h एक्सटेंशन। तो अभी मतलब ना कि iostream.h को ही चेंज करके उसको एसटीडी नेम्स पे सबको डाल के ऐसा नहीं किया, उन्होंने एक नया हेडर फाइल बनाया जिसमें से .h एक्सटेंशन निकाल दिया, ठीक है। तो जो नई हेडर लाइक जो पुरानी हेडर फाइल थी वो सब ग्लोबल नेम स्पेस के अंदर डिक्लेयर करती है। अभी जो नई हेडर फाइल्स बनाए गए विदाउट .h एक्सटेंशन, वो सब में सब कुछ एसटीडी नेम स्पेस के अंदर होगा एज अ बेस्ट प्रैक्टिस, है ना। सब कुछ बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो किया गया है, ग्लोबली नेम स्पेस में नहीं डाला है, एक एसटीडी नेम स्पेस के अंदर डाला है, तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, है ना। तो और ये करने का एक फ़ायदा है कि अभी जो ओल्ड कोड है वो iostream.h पे डिपेंड कर रहा था, तो वो भी कोड चलेगा। और अभी जो नया कोड रहेगा, जो नए अभी जो आगे जो लोग फॉलो करेंगे वो हैश इंक्लूड iostream करेंगे बिना .h के, तो वो हैश इंक्लूड iostream करेंगे तो एक अच्छा प्रैक्टिस फॉलो करेंगे और कोई इशू नहीं है। ये अपने तरीके से मतलब ओल्ड प्रोग्राम भी काम करेगा और न्यू प्रोग्राम भी अपना काम करेगा, ठीक है। इसके कारण जो पहले जो कोड था, ओल्डर प्रोग्राम्स थे जो हैश इंक्लूड iostream.h पे डिपेंड कर रहे थे, वो भी वापस से लिखने नहीं पड़ेंगे, प्लस न्यूअर प्रोग्राम्स एज अ गुड प्रैक्टिस हैश इंक्लूड iostream यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पहले कैसा था, पहले सिर्फ दो टाइप, पहले जो जैसे C++ नया इंट्रोड्यूस हुआ था तो उसमें सारी हेडर फाइल्स को .h एक्सटेंशन था, भले वो C++ स्पेसिफिक हो या C कंपैटिबिलिटी के हो, बट सब आइडेंटिफायर ग्लोबल नेम स्पेस में डिक्लेयर्ड थे, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था, तो फिर अभी हम लोगों ने न्यू हेडर फाइल्स इंक्लूड की। मॉडर्न C++ नाउ कंटेन 4 सेट ऑफ हेडर फाइल्स, ठीक है। इसको देखते हैं। तो पहले तो देखो इधर ओल्ड वाली है, ठीक है। तो ओल्ड वाले में तो .h एक्सटेंशन होगा, भले वो C++ स्पेसिफिक हो ओल्ड वाली, तो फिर .h रहेगा। फॉर एग्जांपल iostream.h, इसमें सारे आइडेंटिफायर ग्लोबल नेम स्पेस में हो गए। C कंपैटिबिलिटी वाली ओल्ड वाली, उसमें भी .h रहेगा। फॉर एग्जांपल standarddev.h, इसमें भी सारे ग्लोबल नेम स्पेस में हो गए, है ना। अभी जो नए इंट्रोड्यूस की गई, इसमें आप देखोगे तो .h एक्सटेंशन .h नहीं है ना। तो जो C++ स्पेसिफिक रहेगी वो बिना .h के रहेगी, और जो C कंपैटिबिलिटी के लिए जो नई वाली रहेगी उसमें आप देखोगे उसमें भी .h नहीं है और उसके आगे C लगा रहेगा। तो फॉर एग्जांपल iostream.h, वही सब नेम्स को स्टैंडर्ड नेम स्पेस में डाला, तो नया जो हेडर फाइल बना उसका नाम दे दिया, मतलब .h निकाल दिया और उसका नाम हो गया iostream। वैसे ही standarddev.h में सब कुछ ग्लोबल नेम स्पेस में था, तो उसको सब स्टैंडर्ड नेम स्पेस में डाल के जो नया हेडर फाइल बना उसमें भी .h नहीं है और ऐसा नेमिंग कन्वेंशन उसके आगे C है, तो इसका नाम हो जाएगा, मतलब standarddev.h जो ओल्ड था उसका जो न्यू नेम हो जाएगा, मतलब स्टैंडर्ड नेम स्पेस में डालने के बाद वो हो जाएगा C standarddev, ठीक है। इसमें सब कुछ स्टैंडर्ड नेम स्पेस के अंदर रहेगा, ठीक है। अभी इसमें एक प्रॉब्लम है, लाइक वार्निंग है, लाइक जो C कंपैटिबिलिटी वाली हेडर फाइल्स थी ना, तो मैं ऑप्शनली डिक्लेयर नेम्स इन लाइक जो नई C कंपैटिबिलिटी है, नया वाला सब कुछ किधर करना चाहिए, ग्लोबल नेम स्पेस के अंदर करना चाहिए, और ओल्ड वाला सब कुछ किधर करना चाहिए, सॉरी नया वाला सब स्टैंडर्ड नेम स्पेस के अंदर करना चाहिए, और जो ओल्ड वाले हैं वो सबको ग्लोबल नेम स्पेस के अंदर करना चाहिए, राइट। बट इशू यही हो रहा था कि जो नए C कंपैटिबिलिटी वाले हेडर फाइल्स थे, जो CXX वाले थे, वो कुछ ऑप्शनली है ना ग्लोबल नेम स्पेस के अंदर डिक्लेयर कर रहे थे, और कुछ ओल्ड जो ओल्ड C कंपैटिबिलिटी वाले थे वो सबको किधर करना चाहिए था, ग्लोबल नेम स्पेस पे, लेकिन वो कुछ जगह पे स्टैंडर्ड नेम वो कुछ जगह पे
स्टैंडर्ड नेम स्पेस में डिक्लेयर कर रहे थे, जो कि उनके रूल के खिलाफ था। लाइक ओल्ड है तो सब कुछ ग्लोबल में होना चाहिए था, स्टैंडर्ड में कुछ होना ही नहीं चाहिए था। और न्यू सी कंपैटिबिलिटी वाला है तो सब कुछ स्टैंडर्ड के होना चाहिए था, ग्लोबल में कुछ होना नहीं चाहिए था। लेकिन ऑप्शनली कुछ कुछ आउटलायर्स थे। तो ये जो लोकेशन पर जो भी नेम्स रहेगा उसको अवॉइड करना चाहिए एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज इसकी कोई गारंटी नहीं है कि सारे इम्प्लीमेंटेशन पे वही लोकेशन पे रहेगा। तो ऐसे वाले जो विरुद्ध है, जो ऑप्शनल वाले है, फॉर एग्जांपल सी कंपैटिबिलिटी न्यू वाले में स्टैंडर्ड नेम स्पेस में ही करना चाहिए, बट ऑप्शनली कुछ कुछ ग्लोबल नेम स्पेस में है। वैसे सी कंपैटिबिलिटी ओल्ड वाले में जनरली ग्लोबल में ही करना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ आइडेंटिफायर, कुछ कुछ नेम्स स्टैंडर्ड नेम स्पेस में ऑप्शनली। बट ऐसे वालों को, ऐसे आउटलायर्स वालों को नहीं यूज़ करना चाहिए ऐसा लाइक गुड प्रैक्टिस, है ना, यही बोला गया। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि अभी तो नया वाला बेसिकली बेस्ट प्रैक्टिस आप बताओ ना क्या है। वन डेफिनेशन रूल के हिसाब से आपको कोड में कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा नहीं चाहिए, तो बेटर प्रैक्टिस तो यही है कि सब कुछ ग्लोबल नेम स्पेस में ना होकर एक एसटीडी नेम स्पेस बना दो। एक अच्छा ही काम किया, नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट कम होगी। तो फिर स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज के आप जो भी हेडर फाइल्स इंक्लूड करोगे, गुड प्रैक्टिस है कि आप बिना .h वाली यूज़ करो, है ना। और आप खुद से कुछ हेडर फाइल्स लिखो तो उसमें .h एक्सटेंशन डालो, ठीक है। और हाँ, और अभी जो आपको पता है ना, iostream.h उसको कंटिन्यू रखने का मेन रीज़न यही था कि जो ओल्ड कोड है वो फटे ना, वो कोड को भी हम लोग चला सके बिना रीराइट करके। तो अभी आपको अगर एक ऑप्शन मिले कि #include iostream यूज़ करो, iostream.h यूज़ करो, तो आप iostream के साथ ही जाओगे। और अभी ये डिस्करेज है iostream.h यूज़ करना या फिर कोई भी .h वाला स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का हेडर फाइल यूज़ करना डिस्करेज्ड है, और कुछ तो अलाउ भी नहीं करते। तो इसके लिए आपको जब भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के कुछ हेडर फाइल्स इंक्लूड करो तो बिना .h वाले इंक्लूड करने, ऐसा गुड प्रैक्टिस, ठीक है। तो अगर ये तो मैंने सिर्फ स्टोरी पढ़ा है, आई हैव टू वर्क विथ मोर डॉक्यूमेंटेशन और जानूंगा C++ के बारे में। तो अगर इतना कुछ समझाने में कुछ गलत हुआ हो तो मुझे कमेंट में करेक्ट कर देना है।